गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सितंबर माह के कुछ और करंट इवेंट्स के बारे में करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी एपेक्स बॉडी है। एक है एनजेडीजी, द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, और इसके आंकड़ों से हमें ये पता पड़ा है, जो अब आया है, कि सुप्रीम कोर्ट में 88,417 जो मुकदमे हैं वो अभी पेंडिंग हैं, जिनमें से 69,553 ये सिविल केसेस के हैं और 18,864 ये क्रिमिनल केसेस के हैं। तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी इसका प्रयास किया था कि भाई ये जो संख्या है लंबित मुकदमों की ये कम हो, और इसके लिए उन्होंने जो है गर्मियों में जो छुट्टी होती है उसमें भी स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो लगाई है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है या एपेक्स बॉडी की बात है, हमें इसके बारे में थोड़ा ये जान लेना चाहिए कि भारत में न्याय व्यवस्था प्रारंभ से ही रही, क्योंकि जब कम्युनिटी रहेगी, सोसाइटी रहेगी, तो वहाँ पर झगड़े होंगे, हर किस्म के झगड़े होंगे, और उनके सुलझाने के लिए भी किसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम वैदिक टाइम्स में जाएं तो वहाँ पर हमें दो समिति की जानकारी मिलती है, एक सभा और एक समिति, और ये दोनों असेंबलीज जो थी वो किसी न किसी रूप में जुडिशरी कार्य जो है वो परफॉर्म करती रही होंगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कानून के लिए, या जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हैं जैसे मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, उन्होंने जो है अपना जुडिशियल सिस्टम बहुत मजबूत बनाया था। भारत में, प्राचीन भारत में जो जुडिशियल निर्णय होते थे वो धर्मशास्त्रों के अनुसार होते थे, और उसमें कुछ स्मृतियां थीं जो प्रसिद्ध स्मृतियों की संख्या बहुत है, लेकिन 5-6 स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। उसके बाद मॉडर्न पीरियड में 2 तरीके के कोर्ट भी होते थे। जो सिविल को डील करते थे वो धर्मस्थीय कहलाते थे, और जो क्रिमिनल को डील करते थे वो कंटक शोधन कहलाते थे। लेकिन मेगास्थनीज और फाइहान, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर जो पनिशमेंट या जो दंड था वो इतना कड़ा था कि लोग अपराध करने से डरते थे। धीरे धीरे भारत अपना मंथर गति से आगे बढ़ता रहा, और आप देखते हैं कि 712 से अरब इन्वेजन शुरू हो गए, और उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। अब जो कानून है वो तुर्की या अरब्स, ये जो लेके आए थे, इनके आधार पर होने लगा। अब ये ध्यान रखना कि मुस्लिम में 2 धड़े हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी, और इनके जो स्कूल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। सुन्नियों में 4 स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हनाफी, दूसरा मलिकी, तीसरा शाफी और चौथा हनबली। और ये चारों के चारों जो हैं वो अपने संस्थापक या जिन्होंने उन लॉज को बनाया है उनके नाम पर हैं। उसी तरीके से शिया में भी 3 स्कूल्स बहुत पॉपुलर, पहला इत्ना अशरी, दूसरा इस्माइली और तीसरा जैदी। तो ये सारे जो स्कूल्स हैं ये कहलाते थे मذहब। बाद में इंडिपेंडेंस से पहले ही जो गवर्न होने लगे, यानी कि अभी भी अगर न्यायालय में भारत के दोनों मुस्लिम दल हों तो उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होगा वो होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट। ये शरीयत के अनुसार है, और ये बना था 1937 में। उसके बाद 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ये भी बनाया गया, मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम। जो ये दोनों एक्ट जो है अभी चल रहे हैं।
खैर मुस्लिम पीरियड ये निकला, ये मैंने तो तुम्हें अभी लेटेस्ट बात बता दी। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने भारत को अपना कॉलोनी या उपनिवेश बना लिया और उन्होंने एक अधिनियम निकाला जिसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत जो है वो ब्रिटिश कानून की जद में इस रेगुलेटिंग एक्ट से आया और इसमें पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की गई। पर उस सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा इतनी पावर्स भी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमें पहली चीज़ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से मिली। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है द एक्ट ऑफ 1935, 1935 का भारतीय अधिनियम, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्तता के लिए जाना जाता है। इसी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसी एक्ट से बर्मा, जो अभी तक ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, उसको अलग देश के रूप में ले जाया गया। लेकिन लॉ के हिसाब से इसमें एक कोर्ट स्थापित हुआ जिसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं और 1937 से वो फेडरल कोर्ट हमारे यहाँ एनफोर्स हो गया और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जब तक वो चलता रहा। इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के, उनका नाम था सर मॉरिस गाइबर्ग। उसके बाद 1947 में हम स्वतंत्र हो गए और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फेडरल कोर्ट की जगह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने अपना स्थान ले लिया और वो अपेक्स बॉडी है। देखो, फेडरल जो कोर्ट था वो अपेक्स बॉडी नहीं थी। ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रोविंस थी जो ब्रिटेन के पास थी और कुछ देशी रियासतें थी। इनमें आपस में कोई झगड़ा होता था, विवाद होता था या और कोई मामले होते थे, वो फेडरल कोर्ट में आते थे। लेकिन फेडरल कोर्ट के निर्णय के ऊपर भी एक अपील करने का था एंड दैट वाज प्रीवी काउंसिल जो इंग्लैंड में थी। तो फेडरल कोर्ट अपेक्स बॉडी नहीं था, लेकिन 1950 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बना है वो अपेक्स बॉडी है। यानी कि हमारे यहाँ मुकदमों की सबसे शीर्ष स्थल जो है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ये जो आर्टिकल है 124 और इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जजेस होते थे। कालांतर में ये बढ़ते रहे और वर्तमान में जो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो है 34 जज और वर्तमान में पूरे के पूरे जजेस जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तीनों चीजें हैं। उसके पास ओरिजिनल केस सुनने का अधिकार है, अपीलेट कोर्ट है वो, यानी कि अपीलें भी उससे सुनी जा सकती है, और वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करती है। अगर किसी को भी सरकार को या किसी को सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको देता है। जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सवाल है तो जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था H.J. कानिया, और ये कानिया साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले फेडरल कोर्ट जो इंडिया में था उसके भी चीफ जस्टिस थे। अब वर्तमान में यहां पर 52 जो है नंबर के सीजेआई आए हैं और उनका नाम है B.R. गवई। ये हमारे इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक कोलेजियम भी होता है। कोलेजियम जो है वो हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनका चयन करता है और वो चयन करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कोई फेरबदल नहीं करती। अल्टीमेट राइट जो है
वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है, किसी एक्ट से नहीं आया, लेकिन एक कॉलेजियम जो है वो बन गया है 5 जजों का। हालांकि इसके ऊपर नेपोटिज्म के भी कभी कभी आरोप लगते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि भाई केवल 250-300 ऐसे परिवार हैं जिनमें से जजेस डिफरेंट जगह पर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकार किया है कि अभी ट्रांसपेरेंसी कॉलेजियम में नहीं है, लेकिन वो प्रयास करेंगे, देखें क्या होता है आगे, गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, उन्होंने एक जो है वो अधिनियम भी लागू किया, लेकिन वो अभी बन नहीं पाया है। तो जो कॉलेजियम है उसमें 5 जजेस हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें होते हैं BR गवई, दूसरे उसमें जज हैं सूर्यकांत, तीसरे उसमें जज हैं विक्रम नाथ, चौथे उसमें जज हैं JK महेश्वरी और 5वीं उसमें जज है PV नागरत्ना। यानी कि कॉलेजियम में पहली बार एक महिला जज शामिल हुई है। 1989 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जज नहीं थी। जो पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में बनी उनका नाम था M फातिमा बीबी। ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। इसके अलावा अब बहुत सारे जजेस हैं, जिसमें एक नाम है सुजाता मनोहर, एक नाम है इंदु मल्होत्रा, एक नाम है हेमा कोहली, एक नाम है बेला M त्रिवेदी और एक नाम है BV नागरत्ना, जो मैंने आपको बताया कि ये कॉलेजियम की भी मेंबर हैं। इसमें से ये पहली बार ऐसा हुआ कि 3 महिला जजेस जो हैं 2021 में इकट्ठा सुप्रीम कोर्ट में आई। और अगर सब सही चलता रहा तो ये जो BV नागरत्ना हैं ये 2027 में सीनियोरिटी के हिसाब से भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। लेकिन ये भी उनसे जुड़ी हुई है। इनके जो पिताजी थे ES वेंकटरमैया, वो भी भारत के चीफ जस्टिस रहे थे 19th नंबर के। तो ये जो पेंडिंग केसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट का है। और अब जैसे सुप्रीम कोर्ट कैसे बढ़ाती है, अपने मेंबर्स बढ़ाती है, जो भी करती है, सेशंस बढ़ाती है, छुट्टियां काटती है, ये पेंडिंग केसेस समाप्त होने चाहिए, वरना ये दिक्कत करेगा। इसके बाद दूसरा आपका है SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये डेमोग्राफिक्स सर्वे होता है, जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण होता है ये। और 2023 में इसने सर्वेक्षण किया था बाल विवाह को लेकर। 2023 का जो सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट अब सितंबर में आई है और उससे हमें पता चलता है कि सबसे प्रमुख राज्य जहां पर बाल विवाह का उल्लंघन सर्वाधिक हो रहा है वो है पश्चिमी बंगाल। यहां पर 6.3% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो रहा है। और दूसरा राज्य है झारखंड, वहां पर 4.6% ये रेट है। जहां तक बाल विवाह में लीस्ट नाम आ रहे हैं, यानी कि सबसे कम बाल विवाह है, वो राज्य है केरल, जहां पर 0.1% 18 वर्ष से कम आयु के विवाह हो रहे हैं। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश जहां 0.4% है आंकड़ा, और हरियाणा जहां पर 0.6% है। देखिए, इसके लिए आवश्यकता है राज्यों को कुछ ऐसे कदम उठाने की जैसे हरियाणा ने उठाए। हरियाणा ने 1994 में बाल विवाह को रोकने के लिए अपनी बेटी अपना धन ये एक परियोजना चलाई। ठीक है, इसका ये है कि अगर लड़की 18 वर्ष की हो जाती है और उसका विवाह नहीं होता है तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए उस कन्या को दे दिए जाते हैं। तो ऐसे ही इनिशिएटिव की आवश्यकता है। वेस्ट बंगाल को भी, झारखंड को भी आवश्यकता है कि वो अपनी इस दर को घटाएं,
क्योंकि जो बाल विवाह हैं वो आगे चल के समाज में कुरीतियों को बहुत जन्म देते हैं। अब जहाँ तक इंडियन कंसेप्ट का सवाल है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर सबसे पहला जो लॉ बना था वो 1929 में बना था, जिसको बोला जाता है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, और इसका एक दूसरा नाम भी है शारदा एक्ट। एक बहुत प्रमुख व्यक्ति थे हरविलास शारदा, जो लेजिस्लेटिव मेंबर भी रहे थे और जिनके प्रयासों से ये कानून बना था। और इसमें लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष मिनिमम निर्धारित की गई थी। ये चलता रहा जब तक हम स्वतंत्र हुए, तो 1929 का ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट चलता रहा, शारदा एक्ट। उसके बाद 1949 में इस एक्ट को फिर अमेंड किया गया, जिसमें लड़कों की मिनिमम आयु तो 18 वर्ष ही रखी गई, लेकिन लड़कियों की बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई। 1978 में ये एक एक्ट को फिर अमेंड किया गया, जिसमें लड़कियों की जो आयु है मिनिमम वो 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु विवाह की 21 वर्ष कर दी गई। ये जो एक्ट है ये 2006 तक चला और 2006 में एक नया एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और इसमें लड़कियों की आयु 18 वर्ष, लड़कों की आयु 21 वर्ष, लेकिन जो दंड के प्रावधान हैं उनको बढ़ा दिया गया। और उसके साथ ये भी कह दिया गया कि अगर किसी लड़की या लड़के की शादी समय से पहले हो जाती है, उस एज लिमिट से पहले हो जाती है, तो वो अगर चाहे तो उस विवाह को अलग कर सकता है। तो ये जो है अभी चल रहा है। अभी एक और अमेंडमेंट हुआ है जिसमें लड़की और लड़के दोनों की आयु 21-21 वर्ष निर्धारित करने की योजना है, लेकिन अभी ये फलीभूत नहीं हुई है। जैसे ही होगी तो अब आगे हमें ये पता पड़ जाएगा। तो एसआरएस से वेस्ट बंगाल की जो बाल विवाह की स्थिति है वो हमारे सामने आती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में है और वो है गोलाघाट। देखो भाई, बायो इथेनॉल को बांस से, मतलब बांसों से, बैम्बू से पहली बार बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और वो प्रोजेक्ट लॉन्च इस स्थान पे हुआ है, वो आसाम में है गोलाघाट। गोलाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, आसाम में 4 वो हैं रिफाइनरी बहुत महत्वपूर्ण। इसमें पहली है दिग्बोई, और ये 1901 में बनी थी। एशिया की सबसे पुरानी जो ऑयल रिफाइनरी है वो दिग्बोई है। और इसके नामकरण के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है कि वहां पर जब 1901 में इटालियन लोग काम कर रहे थे किसी और मतलब से, तो उन्होंने देखा कि जंगल से हाथी निकलते हुए आ रहे हैं और उनके पैरों में तेल लगा हुआ है। तो वो कहने लगे कि डिग बॉय डिग, यानी खोदो लड़कों खोदो, और संभवतः इसी से उसका नाम जो है वो डिगबोई पड़ा। इसके बाद दूसरी जो इनकी ऑयल रिफाइनरी है वो है गुवाहाटी में, और तीसरी जो है वो बोनगाई गांव में है। बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है ये। और क्या कहते हैं, गुवाहाटी वाली का तो ये ध्यान रखना कि ये पब्लिक सेक्टर की भारत में पहली है 1962 में, और बोंगाई गांव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है नुमलीगढ़। नुमलीगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो बायो इथेनॉल की बम्बू बेस्ड फैक्ट्री लग रही है, ये इसी नुमालीगढ़ के कॉम्प्लेक्स में लग रही है। और वहीं पर जो है अब आवश्यकता क्या पड़ रही है, देखो पहले इथेनॉल जो है हम लोग उससे बना रहे थे, शुगर से बना रहे थे, ठीक है, मक्के से बना रहे थे, लेकिन बम्बू से अब बांस से भी इसको बनाने लगे हैं।
ये इथेनॉल पहले प्रयोग होता था जब सर्जरीज चली, तो यूरोप में जो सर्जरी होती थी तो एनेस्थीसिया के रूप में ये इथेनॉल को दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में इथेनॉल के प्रयोग से न केवल एनवायरनमेंट या ग्रीन गैसेस इनसे हमारा बचाव हो रहा है, बल्कि हमें जो रिलायंस है, आश्रयपन है दूसरे देशों से, वो भी कम हो रहा है। जब ये प्लांट चलने लगेगा तो इससे हमें 2G बायो इथेनॉल मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो जीवाश्म ईंधन है, जो मैंने पिछले टाइम में बता रहा था, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें जो हैं इन पे हमारा आश्रय कम हो जाएगा। आज हम 25% टैरिफ एक्स्ट्रा के शिकार हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे तेल की डिमांड बहुत है, हमें रशिया से लेना पड़ रहा है, और जो यूरोप और उनका अमेरिका का विवाद है उसमें हम लोग बलि का बकरा बन रहे हैं। तो जब हम आश्रित कम होने लगेंगे फॉसिल फ्यूल पे, तब हमारा जो है इसमें लाभ होगा। दूसरा क्या है कि इससे आसाम की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 200 करोड़ के फायदे में आएगी। तीसरी चीज कि किसान जो बांस को उगा रहा है, बहुत सारे ऐसे जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, आदिवासी समुदाय हैं जो बांसों की खेती करते हैं, अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा का सीधा, क्योंकि 5 लाख टन का रिक्वायरमेंट है, वो सीधा का सीधा जो बांस है वो इस फैक्ट्री में चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, हमने 2023 में एक शुरू किया था प्रोजेक्ट, EBP, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण। यानी कि जो पेट्रोल, अब हम पूरा पेट्रोल चलाते हैं, उसमें अगर 20% एथेनॉल मिल जाएगा तो हमारा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो घटेगा, फिर हमारी जो रिलायंस है दूसरे देशों पर वो कम होगी। ठीक है, और इसमें ये है कि ये जो योजना है, इसके पहले चरण में 2025-26 तक ये 20% का जो मिश्रण है ये पूर्ण होने का हमने टारगेट रखा है। तो ये जो रिफाइनरी बन रही है गोलाघाट में, ये इस पर्पस को भी सॉल्व करेगी। तो यानी कि हम अपने मतलब पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट की तरफ इस योजना से आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसके बाद एक है मुरीद के, ये पाकिस्तान में है, और 7 मई को जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी एयरफोर्स गई थी, तो उसने यहाँ पर जो मरकज़ वो है तैयबा, उसके सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी थी। हालांकि पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आया था कि हम मदद करेंगे उसके लिए, इसको दोबारा से खड़ा करने के लिए, ये सारी चीज चल रही है। लेकिन अब हमारी गुप्तचर एजेंसी ने ये जानकारी दी है कि ये लोग, जिसमें खास तौर से है लश्कर तैयबा, ये क्या कर रहा है कि जिस तरीके से भारत में पंजाब और कश्मीर में आप देख रहे हैं ना बाढ़ आई हुई है, उसी तरह से पाकिस्तान भी बहुत बुरी तरीके से बाढ़ में ग्रसित है। तो ये लोग जो है, जैसे भारत में भी होता है कि आप दान देते हैं, आप मदद देते हैं ताकि उन बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिल सके, तो पाकिस्तान में भी ये योजना चल रही है। लेकिन वो अधिकतम जो शेयर है वो इस बिल्डिंगों को तैयार करने के लिए कर रहे हैं। यानी कि नाम हो रहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद आ रही है, और वो यूज कर रहे हैं क्या कहते हैं इसको बनाने के लिए मुर्दीके में। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपको पता होना चाहिए जो पाकिस्तान में सक्रिय हैं। इसमें एक तो मैंने नाम आपको बता ही दिया, लश्कर तैयबा। उसके बाद एक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद। ये सब आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद एक है जैश अल अदल,
इसको वो लोग नाम देते हैं आर्मी ऑफ जस्टिस का, कि हमारी जो है न्याय की आर्मी है ये। उसके बाद एक है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस डैश करके, दोनों को मिला के ISIS और खुरासान प्रोविंस। उसके बाद एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये पाकिस्तान के ही खिलाफ है। बलूचिस्तान वाले अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, तो उन्होंने एक BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करके तैयार कर ली है, जो पाकिस्तान की क्या कहते हैं, ट्रेन पे इन पे आए दिन जो है वो आतंकवादी हमले करती है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनके नाम थोड़ा थोड़ा कभी कभी बदल देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली एक जो ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आ जाती है तो उसका उन्होंने नाम बदल देते हैं। ये कलाकारी है ताकि हम जो है अपने आप को टेररिस्ट स्टेट घोषित होने से बचा सके। तो ये पाकिस्तान इस समय इस घृणित काम में लगा हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जगह वो आतंकवादी कैंपों को बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसके बाद एक है तुर्कापालेम, ये गुंटूर जिले में है। तुर्कापालेम ये एक गांव है, और इस गांव में एक मिस्टीरियस मलाडी या रहस्यमय बीमारी आ गई, और 5 महीने में रहस्यमय तरीके से 29 लोग जो है वो मर गए। अब काफ़ी इसका किया गया कि भाई ये हो क्या रहा है, कौन सी बीमारी है, किस तरीके से आ रही है। तो जो बीमारी डिडक्ट में आ रही है उसका नाम है मिलियोइडोसिस। ये घातक है। इसकी जो फटाल रेट है वो 16% से 50% है, यानी कि एक बार ये रोग लग जाने के बाद 16% से लेके 50% तक जो है वो मरीज के मरने की संभावना बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया जनित रोग है। छड़ी के आकार का एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, बैक्टीरियम बुर्काल्डेरिया स्यूडोमालेई। ठीक है। इसमें जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर राव की सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, और इसकी एक वो भी बन रही है कैपिटल, अमरावती। देखो, जब तेलंगाना बना तो हैदराबाद कैपिटल हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो गई। तो अब आंध्र प्रदेश को कैपिटल चाहिए, तो ये अमरावती बन रही है। अमरावती नए स्थान पे उसका बनाया जा रहा है, लेकिन अमरावती एक बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन नगर और स्थल है आपके लिए। अमरावती में बौद्ध का एक बहुत बड़ा स्तूप है। इसके अलावा 3 कला शैलियां हैं भारत में, जिसमें एक बोली जाती है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा कला शैली, दूसरा ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ आर्ट, और तीसरा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स के बारे में भी बताया, फिर कोई मौका मिलेगा तो और उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो इस रहस्यमय बीमारी के बारे में और इसके जो बैक्टीरिया हैं जो रॉड शेप है, अच्छा ये बहुत आसानी से मरते भी नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डिस्टिल्ड वाटर में इस बैक्टीरिया को डाला गया और 17 दिन तक ये जीवित रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको अपने हिसाब का कोई एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो ये लंबे समय तक चल सकता है और बीमारी को और ज़्यादा फैला सकता है। घर घर सर्वे करा रही है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, जितना भी मेडिकल एड उसके पास उपलब्ध है, सेंटर से मदद लेके वो ये चाह रही है कि ये बीमारी जो है जड़ से इन स्थानों से निकल जाए। उसके बाद कुछ गेम्स के बारे में, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, विश्व धनुर्धर प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई, और ये एक शहर है
गुआंगजू, ये साउथ कोरिया में है। यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। स्वर्ण भारत को टीम इवेंट में मिला है कंपाउंड में, और वो जीतने वाले 3 नाम हैं, इसमें नहीं, ऋषभ यादव, उसके बाद वो क्या कहते हैं, ऋषभ यादव, अमन सैनी, और तीसरे हैं प्रथमेश फुग। तो ये 3 लोग जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद मिक्स्ड इवेंट में भी हमने एक सिल्वर जीता है, जिसमें जो गोल्ड मेडल विनर है ऋषभ यादव, इसने एक सिल्वर भी जीता है, और इसके साथ रही हैं ज्योति सुरेखा। तो इन लोगों ने अभी इसको जीता है। अच्छा, अब जब नाम आते हैं तो 2 नाम आते हैं जो थोड़ा सा वो करते हैं, परेशान करते हैं कि ये है क्या। एक नाम आता है रिकर्व, और एक आता है कंपाउंड। ये 2 तरीके के इवेंट्स होते हैं। असल में रिकर्व और कंपाउंड ये तीर हैं। कुछ तीर रिकर्व प्रतियोगिता में यूज होते हैं और कुछ प्रकार के तीर जो है वो कंपाउंड में होते हैं। रिकर्व जो है वो जो तीर हैं वो परंपरागत हैं, ट्रेडिशनल एरो जो आपने देखे होंगे वो वैसे होते हैं। ये हल्के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, और इनमें ज़्यादा मसल पावर की ज़रूरत होती है, यानी कि इनके लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। और इनका जो प्रतियोगी को अपने लक्ष्य पे जहाँ निशाना लगाना पड़ता है उसके बीच की दूरी 70 मीटर की होती है। दूसरी ओर जो कंपाउंड तीर हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, इनमें कैम्स होते हैं, ठीक है, और ये स्पीड पर, मतलब स्पीड इनकी तेज होती है। ये थोड़ा टेक्निकल एरोज होते हैं, और ये प्रतियोगी और लक्ष्य इन दोनों के बीच में जब इनकी प्रतियोगिता होती है तो वो डिस्टेंस 50 मीटर का होता है। अच्छा, इनके लिए एक सर्किल होता है, जिस सर्किल में इन्हें बिल्कुल बीच में तीर मारना होता है। तो जो सर्किल होता है आर्चरी का वो 5 रंग का होता है। सबसे बाहर वाला जो रंग है वो होता है सफेद, व्हाइट। इसके बाद उसके अंदर रंग होता है ब्लैक, ब्लैक के अंदर रंग होता है ब्लू, ब्लू के अंदर और छोटा जो सर्किल होता है वो होता है रेड, लाल, और जो बुल आई होती है जो बिल्कुल केंद्र में होता है, जो 10 में से 10 पॉइंट दिलाता है, वो होता है गोल्डन कलर का। तो इस तरीके से वर्ल्ड आर्चरी प्रतियोगिता में भारत ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो और चैंपियनशिप हुई, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो इस समय क्या कहते हैं हुई, और जिसमें भारत ने लड़कियों ने कई पदक जीते। गोल्ड जो है वो 2 लड़कियों ने जीता, जिसमें एक का नाम है मीनाक्षी हुडा और दूसरी का नाम है जैस्मीन लंबोरिया। मीनाक्षी हुडा ने 48 किलोग्राम में इसको जीता है, और जैस्मीन लंबोरिया ने 57, यानी कि जो बैंटम वेट होता है उसमें ये जीता है। उसके बाद एक है नुपुर, जिसने इसमें रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है, और एक है पूजा रानी जिसने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। अच्छा, जहां तक बॉक्सिंग का सवाल है, आपको एक नाम हमेशा याद रखना पड़ेगा महिलाओं में, और वो नाम है मैरी कॉम। एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला मैरी कॉम, 6 बार गैर पेशेवर उसमें वर्ल्ड चैंपियन रहना, दैट इज मैरी कॉम। और इसके अलावा उन्होंने जो है तमाम जो प्रतियोगिताएं बॉक्सिंग की होती हैं उनमें अपने पदक जीते हैं। लेकिन कुछ और महिलाएं भी हैं जिन्होंने एशियाड में पदक जीता है।
सबसे पहले तो ओलंपिक का ले लो। ओलंपिक में 2 महिलाएं हैं जिन्होंने इस पदक को जीता है। उसमें एक नाम है मैरी कॉम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में, ओलंपिक्स हुए थे लंदन में, वहां जीता था। और दूसरा नाम है लवलीना बोर्गेन, इसने 2020 में इसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और क्या कहते हैं, ये टोक्यो ओलंपिक्स में इसने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था। फिर कुछ हमारी महिलाएं भी हैं जिन्होंने एशियाड में, अब देखो मैरी कॉम के बाद ही ये शुरू हुआ है, इससे पहले महिलाएं बॉक्सर कहीं नहीं थी, लेकिन अब बहुत तेजी के साथ उभर के हमारी जो लड़कियां हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें ये लवलीना बोर्गेन। उसके बाद एक नाम है निखत जरीन, एक नाम है प्रीति पवार और एक नाम है परवीन हुडा। तो कुछ ऐसी और महिला हैं जिन्होंने एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम लोगों का या भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। इसमें पुरुषों में केवल एक कांस्य पदक अब तक आया है और वो जीता है विजेंद्र सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, और वो पहला बॉक्सर है महिलाओं में या पुरुष में जिसने भारत को ओलंपिक में बॉक्सिंग का पदक दिलाया है। उसके बाद एक नाम याद रखना आप, ओलेक्सांडर यूस, ये बॉक्सिंग में इस समय वर्ल्ड चैंपियन है। इसके पास सारे खिताब हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का और वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद एक बेल्ट। ये सारे इनाम जो हैं ये इसके पास हैं। यूक्रेन का है जिसकी राजधानी कीव है। अभी यूक्रेन और रशिया में विवाद चल रहा है। और लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे मतलब सदाबहार बॉक्सर है उसका नाम है मोहम्मद अली, जिसका पुराना नाम था कैशियस क्ले, ये अमेरिकन था। तो ये बॉक्सिंग में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हमने 2 गोल्ड भी जीते हैं, एक सिल्वर भी जीता और एक ब्रॉन्ज भी जीता। इसके बाद मेंस हॉकी एशिया कप, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसका 12वां एडिशन जो है इस समय इंडिया में खेला गया था, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। और इसमें भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से पराजित करके ये मेन फील्ड हॉकी एशिया कप जीत लिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इस प्रतियोगिता को जीतता है उसको सीधा प्रवेश मिल जाता है क्या कहते हैं, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने का। तो भारत को जो है ये अवसर मिल गया है। भारत के जो हॉकी टीम के कप्तान हैं उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, और जो हेड कोच हैं जिनके नेतृत्व में इस सारी चीज को जीता गया उनका नाम है क्रेग फुलटन। ये साउथ अफ्रीका के हैं। तो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जो अगले वर्ष 2026 में होगी। और जिन जगह पर ये होगी अगली वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, वो जगह हैं बावरे और एमएस टिल्वीन। ये 2 देशों में खेला जाएगा। बावरे जो है ये बेल्जियम का शहर है। बेल्जियम बहुत महत्वपूर्ण हॉकी में अब देश हो गया है। और ये एम्स्टिलिवीन जो है ये नीदरलैंड में है, हॉलैंड में है। यानी कि 2 शहर 2 अलग अलग देशों में, और यहाँ पर जो है वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप 2026 में खेली जाएगी। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इन दिनों सितंबर में न्यूज़ रहे हैं, और उनका नाम है भूपेन हजारिका। ये आसाम के हैं और सिने क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, मतलब इनके जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के गाने वो केवल असमी भाषा में नहीं बल्कि तमाम राज्यों की भाषाओं में और विदेश में भी ट्रांसलेट होके या उन्होंने गा के उसको वो किया है। तो भूपेन हजारिका का जन्म जो है वो 8 सितंबर 1926 को हुआ था।
यानी कि अब इनकी 100वीं जन्म शती मनाई जा रही है। और इसके लिए इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री या लघु फिल्म 65 मिनट की रिलीज करी गई है 7 सितंबर को, और उसका नाम है भूपेन द अनकट, और इसके डायरेक्टर हैं बबीता शर्मा। तो ये बहुत बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे भूपेन हजारिका सिनेमा के क्षेत्र में, और इन्होंने 2012 में दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था। इंडिया की फिल्म या सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है क्या कहते हैं, ये दादा फाल्के अवार्ड। ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के, और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी जानते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। इन्होंने भारत की पहली पिक्चर 1913 में बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो ये अवार्ड जो है वो जो एनुअल नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं उनमें ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसमें एक मेडेलियन होता है, एक स्वर्ण कमल होता है, एक शॉल दिया जाता है, और इसके साथ साथ 10 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं। पहला ये पुरस्कार जो है वो 1969 में मिला, और एक महिला अभिनेत्री थी, उनका नाम था देविका रानी, उनको ये पुरस्कार दिया गया। 2025 लेटेस्ट में जो ये पुरस्कार मिला है वो मिला है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर हैं मलयाली भाषा के, मोहनलाल, जिनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन। उनको ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत वर्सेटाइल एक्टर है ये, और इन्होंने यदा कदा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने एक पिक्चर देखा होगा कंपनी, अजय देवगन और विवेक ओबराय, तो उसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर की बड़ी मजबूत भूमिका निभाई थी एक मतलब साउथ इंडियन एक्टर ने, वो मोहनलाल ही थे। अच्छा, उसके बाद 2 लोगों को ये अवार्ड पोस्ट्यूमसली या मरणोपरांत मिला है, जिसमें एक नाम है पृथ्वीराज कपूर और दूसरा नाम है विनोद खन्ना। और जोड़ियों में बहुत मिला है, पिता पुत्र को मिला है, पृथ्वीराज कपूर को भी मिला है, तो क्या कहते हैं राज कपूर को भी मिला है, भाई के नाते राज कपूर को भी मिला है, तो शशि कपूर को भी मिला है, नायडू भाई है, मतलब बहुत सारे हैं। तो ये पुरस्कार इसमें दिया जाता है, और भूपेन हजारिका ने 2012 में इस पुरस्कार को जीता था। इनको, भूपेन हजारिका को सुधा कोंथो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको, अच्छा, इनको एक और नाम से जाना जाता है, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का कवि। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो सबसे चौड़ी नदी है, वो आसाम से बहती है, तो इन्हें बार्ड यानी कि कवि। सबसे पहले ये नाम तो एक जो मिला था वो मिला था विलियम शेक्सपियर को, बार्ड ऑफ एवन कह के, उन्हें AVON, बार्ड ऑफ एवन यानी कि एवन का कवि। तो ये ब्रह्मपुत्र के कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा इनको 2019 में एक और अवार्ड मिला, और वो था भारत रत्न। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। तो इनको 2019 में भारत रत्न मिला था। ये पुरस्कार जो है 1954 से शुरू किए गए, और पहले में 3 भारतीयों को मिले, विदेश की भी मिलता है, 3 भारतीयों को ये पुरस्कार मिला था। इसमें एक थे C राजगोपालाचारी, जो फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं हुआ, गवर्नर जनरल की पोस्ट डिमोलिश नहीं हुई, प्रेसिडेंट नहीं आए, जब तक C राजगोपालाचारी जो है वो हमारे गवर्नर जनरल रहे, इसको एक मिला। दूसरा जो मिला था वो S राधाकृष्णन को मिला था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे,
प्रेसिडेंट भी रहे, फिलॉसफी या दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। और तीसरा पुरस्कार मिला था सीवी रमन को, जो पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था और जिन्होंने रमन रेस बनाई थी। तो पहली बार इन 3 को मिला। उसके बाद फाइनली जो ये पुरस्कार मिला है लेटेस्ट, वो 2 लोगों को मिला है। एक चौधरी चरण सिंह जी को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी एक पुस्तक भी है बहुत महत्वपूर्ण, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, उनको मिला। और दूसरे मिला है MS स्वामीनाथन को। ये ग्रीन रेवोल्यूशन या जो हरित क्रांति है उसके संस्थापकों में से एक रहे हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन भी भारत रत्न पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सबसे यंगेस्ट ये अवार्ड सबसे कम उम्र में किसने प्राप्त किया। तो वो उत्तर है सचिन तेंदुलकर। ये क्रिकेटर रहे हैं और इन्होंने 40 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार को प्राप्त किया। और जहां तक सबसे ओल्डेस्ट का सवाल है, वो आते हैं D.D. कार्वे, जिन्होंने ब्रिटिश काल में भी वीमेन वेलफेयर के नाम पे बहुत कुछ किया, स्कूल्स खोले, विडो मैरिज करी, गर्ल्स एजुकेशन की बात करी। और इनको जब ये पुरस्कार मिला तो इनकी आयु 100 वर्ष थी। तो भूपेन हजारिका को ये 2 अवार्ड भी मिले हैं। और क्या कहते हैं, भूपेन द अनकट नामक इनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है, ये सितंबर में ही हुई है। सितंबर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है डोंग। ये अंजवा जिला है अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पर भारत का सबसे पूर्व में जो गांव है वो है डोंग गांव। और इसकी विशेषता ये है कि भारत की भूमि पर सबसे पहली जो सूर्य की किरण पड़ती है वो इस डोंग पे पड़ती है। ठीक है, ये पहली किरण। जैसे थोड़ी दूर पे जापान है जिसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है तो सबसे पहली जो सूर्य की किरण भारत में गिरेगी किसी जमीन पे तो वो है डोंग की जमीन। और ये लोग जो है अब एक उत्सव फेस्टिवल जो है उसका आयोजन कर रहे हैं, सनराइज फेस्टिवल। ये मेरे ख्याल से 29 दिसंबर से शुरू होके 2 जनवरी तक चलेगा। और इसमें ये 5 दिन का जो फेस्टिवल होगा, इसमें भारतीयों को ये बोला गया है कि भाई आओ, नए वर्ष में सूर्य की सबसे पहली किरण जो है वो देखो और उससे आनंदित हो। तो इससे ना केवल डोंग पिक्चर में आया है, बल्कि हम लोगों को ये भी आइडिया हो गया है कि किस तरीके से ईस्ट से सूर्य की किरणें जो हैं वो बढ़ती हुई आगे चली जाती हैं। तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और जो रह गया है उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।